हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनमोहन मिश्रा। तो इस वीडियो में मैं आज कार्डानो का फंडामेंटल एनालिसिस करने वाला हूं। तो इस वीडियो में हम जो टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, पहला है फाउंडर, इनके फाउंडर कौन है। फिर कार्डानो के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या है। फिर मैं इसका यूज़ केस के बारे में बताऊंगा कि ये किस में काम आता है, तो आप इसमें क्यों इन्वेस्टमेंट करेंगे। और उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस कार्डानो का किस किस के साथ पार्टनरशिप हो रखी है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसके प्रोज, इसकी अच्छाइयाँ क्या है और कौन सी इसकी बुराइयाँ क्या है। और मैं लास्ट में आपको सजेशन और कंक्लूजन दूंगा कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं। तो शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और पहले फाउंडर, तो इनका फाउंडर का नाम जो है वो है चार्ल्स हॉस्किंसन। इन्होंने 2017 में ये कॉइन को इशू करवाया था, मतलब ये कॉइन को लॉन्च करा था कार्डानो को। तो बेसिकली ये जो चार्ल्स हॉस्किंसन है, ये इथेरियम के को फाउंडर थे। बाद में इनके आपस में कुछ प्रॉब्लम होने के बाद ये अलग हो गए और इन्होंने अपना खुद का कॉइन बनाया, लॉन्च करा। और ये कॉइन का एक वाइट पेपर भी इन्होंने लॉन्च किया है। और वाइट पेपर में इन्होंने अपना प्रोजेक्ट का पूरा डिटेल बता रखा है कि ये प्रोजेक्ट क्या क्या काम करता है। तो अभी हम उसके बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं कि कार्डानो और एडीए ये होता क्या है। ये बेसिकली एक डिजिटल करेंसी है, मतलब आप इसको फिजिकली नहीं छू सकते। ये आपको आपके वर्चुअल वैलेट में ही स्टोर होगा और इसकी कुछ एक वैल्यू होगी। दूसरा है, ये ऑपरेट्स फ्री ऑफ एनी सेंट्रल कंट्रोल, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के एकदम कंट्रोल से बाहर है, क्योंकि डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म में काम करता है और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करता है। तीसरा है डिसेंट्रलाइज करेंसी। जैसे मैंने बताया कि डिसेंट्रलाइज्ड है, मतलब गवर्नमेंट के अंडर कभी नहीं आएगा। सेंट्रलाइज पावर इसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है। चौथा है, ये वर्चुअल करेंसी है इन द वर्चुअल वैलेट। जैसे मैंने आपको बताया कि वर्चुअल वैलेट में आप इसको स्टोर कर सकते हैं, या चाहे वो हार्डवेयर हो चाहे वो सॉफ्टवेयर हो। और ये एक वर्चुअल करेंसी है, इसको आप फिजिकली छू नहीं सकते। और पांचवा है, इसको आप एक्सचेंज कर सकते हैं कैश के फॉर्म में, जब इसके प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना कैश मिलेगा। तो अब इसका मेन यूज़ केस में आते हैं। मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ कि इसमें ये कार्डानो का क्या क्या मतलब प्रोजेक्ट है, क्या फ्यूचर प्लानिंग है, और इसको इथेरियम किलर क्यों कहते हैं। तो पहला है, ये एक ओपन सोर्स प्रूफ ऑफ स्टेक ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट है। तो ये एक प्रूफ ऑफ स्टेक पे काम करने वाला ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट है। तो जैसा कि आपको पता है कि एक प्रूफ ऑफ वर्क भी होता है, प्रूफ ऑफ स्टेक भी होता है, उसके बारे में मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ नीचे। सेकंड है, एड्रेस एग्जिस्टिंग चैलेंजेस इन द डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ द क्रिप्टो करेंसीज। तो ये बेसिकली जो एड्रेस करता है कि मतलब आपको पता है कि कई सारे, जब आप कोई क्रिप्टो पे कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं, तो उसमें कई सारे आपको चैलेंजेस भी फेस करने पड़ते हैं। मतलब जैसे कि आपको पता है कि आप कैसे सारे नोड्स को, मतलब जैसे ब्लॉकचेन में सारे नोड्स होते हैं, उसको एफिशिएंटली कैसे यूज़ कर सके ताकि वेस्ट ना जाए, स्केलेबल कैसे रहे, उसको आप रीयूज़ कैसे कर सके और एकदम फुल एफिशिएंट वे में यूज़ कर सके। तो वो जो सारे जो गैप्स होते हैं ना क्रिप्टो वर्ल्ड में, उसको ये काउंटर करता है उसको। और डिज़ाइनिंग में जो इनकी डिज़ाइनिंग होती है, उसको काउंटर करके उसको ओवरकम करवाता है। तीसरा जो है, वर्क्स ऑन प्रूफ ऑफ स्टेक बट बिटकॉइन वर्क्स ऑन प्रूफ ऑफ वर्क। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये प्रूफ ऑफ स्टेक पे काम करता है और बिटकॉइन प्रूफ ऑफ वर्क में काम करता है। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ प्रूफ ऑफ स्टेक और प्रूफ ऑफ वर्क में डिफरेंस क्या होता है। वो चौथे पॉइंट में आप देख सकते हैं। प्रूफ ऑफ स्टेक इज ए कंसेंसस protocol in blockchains, so it is a way or to decide which users validate new blocks of transaction and earn a reward for doing so correctly। तो इसमें बेसिकली जो प्रूफ ऑफ स्टेक होता है ना, वो स्टेकिंग पे काम करता है, आप कितने होल्ड करते हैं। और इसका सबसे बड़ी बात होता है कि इसके यूज़र ही सब वैलिडेट करते हैं। मतलब आप अभी देखते हैं बिटकॉइन में, उसमें माइनर्स की ज़रूरत पड़ती है, उसमें यूज़र्स के ओनर नहीं होते। इसमें एक्चुअली यूज़र ही ओन करते हैं, यूज़र ही अपने ब्लॉक नए ट्रांजेक्शन का ब्लॉक मतलब वैलिडेट करते हैं, और उसमें उनको खुद को ही रिवॉर्ड मिलता है कार्डानो से। मतलब आपने कभी नहीं सुना होगा कि मतलब कार्डानो में माइनिंग हो रही है, आपने सुना होगा कि बिटकॉइन माइनिंग होती है। क्यों? क्योंकि बिटकॉइन जो है वो प्रूफ ऑफ वर्क में काम करता है। उसके जो नेटवर्क होते हैं ना, उसका ओनर यूजर नहीं होता बिटकॉइन में। तो उसमें माइनर्स की जरूरत पड़ती है जो ट्रांजैक्शन का पता लगाते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें आप देख सकते हैं कि यूजर वैलिडेट न्यू ब्लॉक्स ऑफ ट्रांजैक्शन एंड अर्न रिवॉर्ड। तो यूजर खुद ही खरीदता है, खुद ही ट्रांजैक्शन का वैलिडेशन करता है और उनको उसके रिवॉर्ड मिलता है उससे।
और उसमें उल्टा होता है, उसमें क्या होता है कि कोई बाहर से माइनर होता है, वो अपने हाई पावर प्रोग्रामिंग मशीन लगाता है, ट्रांजैक्शन का पता लगाता है। वंस उसे ट्रांजैक्शन का मतलब एल्गोरिदम रिजॉल्व करके जब ट्रांजैक्शन का पता लगाता है माइनर, तो उसको कुछ बिटकॉइन रिवॉर्ड में मिलते हैं। तो इसमें उल्टा है। तो ये प्रूफ ऑफ स्टेक और प्रूफ ऑफ वर्क का डिफरेंस है। तो 5वें पॉइंट में आप देख सकते हैं, इन द प्रूफ ऑफ स्टेक नेटवर्क ओनर इज यूजर इटसेल्फ, बट इन प्रूफ ऑफ वर्क नेटवर्क ओनर इजंट द यूजर। तो यूजर जो प्रूफ ऑफ स्टेक में है, उसमें मैंने आपको जैसे बताया कि नेटवर्क का ओनर खुद यूजर है, तो खुद ही ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करता है और खुद ही को रिवॉर्ड उसको मिलता है, इसलिए इसको प्रूफ ऑफ स्टेक कहते हैं। प्रूफ ऑफ स्टेकिंग पे काम करता है। और जो प्रूफ ऑफ वर्क है वो माइनर्स पे डिपेंडेंट होता है, और उसके जो नेटवर्क के ओनर यूजर्स नहीं होते। अब 6th पॉइंट आप देख सकते हैं, दैट्स वाई नो वन कैन माइन कार्डानो बट बिटकॉइन हैव माइनर्स बिकॉज देयर नेटवर्क ओनर आरंट द यूजर। तो इसके जो नेटवर्क ओनर यूजर नहीं होते, मैंने जैसे आपको ये बता दिया, तो ये पॉइंट वही रिपीट हो रहा है। तो 7वें पॉइंट में आप देख सकते हैं कि वाई कार्डानो इज इथेरियम किलर। तो अभी सबसे पहला सवाल आपके दिमाग में भी आया होगा कि कार्डानो को इथेरियम किलर क्यों कहते हैं लोग, क्योंकि इसके पास जो प्रोजेक्ट्स है, जैसे कि आपको पता है कि मैंने अभी आपको बताया कि इनके जो को फाउंडर है चार्ल्स हॉस्किंसन, इन्होंने एक्चुअली ये इथेरियम के भी को फाउंडर थे। तो इनको पता है कि इथेरियम में क्या क्या फंक्शनैलिटी है, क्या क्या चीज़ें काउंटर करना चाहिए, क्या क्या कमियां हैं, तो वो उसी चीज़ पे ही काम कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि कार्डानो वही स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में काम कर रहा है जो कि इथेरियम काम करता है, फिर एप्लीकेशन डेवलपमेंट में काम कर रहा है, जैसे मैंने आपको बताया था, मेरा पिछले वीडियोस में देख सकते हैं कि जिसमें मैंने इथेरियम का फंडामेंटल एनालिसिस कर रखा है, उसमें मैंने आपको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में सब बता रखा है कि मतलब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कैसे काम करता है। तो ये उसी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में काम करता है, प्लस एप्लीकेशन डेवलपमेंट में भी काम करता है। जैसे कि आपको मैंने बताया था कि इथेरियम का क्या प्लान है कि उसको ब्लॉकचेन एज ए प्लेटफॉर्म यूज़ करना है। मतलब जैसे कि अभी आपको बताया था कि एंड्रॉयड ऐप एंड्रॉयड में चलते हैं, एंड्रॉयड उस प्लेटफॉर्म होता है, एपीके उसमें चलता है एंड्रॉयड के। उसके बाद iOS का भी प्लेटफॉर्म अपना अलग होता है, उसके बाद जावा का अपना अलग प्लेटफॉर्म होता है, सिम्बियन का अलग प्लेटफॉर्म होता है। तो ऐसे ही ब्लॉकचेन क्या कहता है, मतलब इथेरियम का क्या प्लान है कि उसको ब्लॉकचेन का एक प्लेटफॉर्म ही बनाना है जो कि एप्स आपके डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म मतलब वे में चले। मतलब जैसे कि आप अभी देखते हैं, जैसे आपका एंड्रॉयड का ऐप हो या चाहे कुछ भी हो, आप कुछ भी अभी ऐप डाउनलोड करते हैं तो वो अपना कुछ भी आप सर्च मारते हैं तो आपको देखते हैं कि आपको ऐड आने लग जाते हैं। आप जो चीज़ें सर्च मारते हैं, बाद में फेसबुक खोलते हैं या यूट्यूब खोलते हैं तो उसमें उसी के रिलेटेड ही आपको ऐड आते हैं, जो भी आप गूगल में सर्च मारते हैं। तो क्योंकि आपके सारी डेटा लीक होती है। तो ये जो इथेरियम का क्या प्लान है कि इसको हम ब्लॉकचेन ऐप को अगर हम डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म में चलाएंगे, जो कि ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म में चलाएंगे, तो हमारा डेटा कोई लीक नहीं होगा। हमें सारा डेटा जो हम सर्च मारेंगे या कुछ भी करेंगे तो हमारा कुछ भी डेटा लीक नहीं होगा, और सारा डिसेंट्रलाइज वे में होगी। डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म ट्रेडिंग होगी, डिसेंट्रलाइज में ब्राउजिंग करेंगे। तो ऐसे कई सारे ब्राउजर भी आ रहे हैं, तो ये सब चीज़ों को भी कार्डानो काम कर रहा है। जैसे आप देख सकते हैं कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, एप्लीकेशन डेवलपमेंट और क्रिएशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोकन। अभी आप एक और चीज़ इथेरियम में जानते होंगे कि इथेरियम के प्लेटफॉर्म में कई सारे नए नए टोकन्स भी बनते हैं। आप देखते हैं मोस्ट ऑफ द बड़े बड़े जो कॉइन्स हैं वो सारे इथेरियम प्लेटफॉर्म में ही चलते हैं, इथेरियम ब्लॉकचेन में ही चलते हैं। तो क्यों, मतलब उस चीज़ को भी कार्डानो कहता है कि मैं भी अपना नेटवर्क बनाता हूँ, मेरे नेटवर्क में भी तुम टोकन बनाओ। तो ये एक टाइप का कार्बन कॉपी बना रहा है और एकदम बेहतर भी बना रहा है, मतलब इथेरियम से। इसमें आप देखते हैं कि ट्रांजेक्शन भी फास्ट होते हैं इथेरियम के कंपैरिजन में। इथेरियम में अभी रिसेंटली क्या हुआ था कि इथेरियम के यूजर्स इतने सारे हो गए थे कि जब ट्रांजेक्शन हुआ तो फेल होने लग गया और उसकी फीस भी बढ़ानी पड़ी। उसके बाद फिर बहुत बहुत नेटवर्क में इशू आने लग गया। तो कार्डानो इस चीज को भी रिजॉल्व करता है। अभी नीचे मैं बताता हूँ कि कैसे वो रिजॉल्व करता है। 8वें पॉइंट में आप देख सकते हो कि इट प्रोवाइड्स स्केलेबिलिटी इन ट्रांजैक्शंस एंड इज एबल टू इंक्रीज द नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन एज यूजर डिमांड्स ग्रो। तो सबसे बड़ी बात, ये सबसे बड़ी जो इथेरियम की जो कमजोरी है उसको रिजॉल्व करता है कि ये स्केलेबिलिटी बढ़ाता है ट्रांजैक्शन का। कैसे, पहले ये जैसे ट्रांजैक्शन के लोग के डिमांड जैसे बढ़ी, वैसे ही ये अपने आप को एफिशिएंट बना के ट्रांजैक्शन को ठीक अच्छा कर देता है और लो कॉस्ट करता है प्लस फास्ट ट्रांजैक्शन करता है।
मतलब गैस फीस जो आप देते हैं वो लो भी देते हैं, प्लस ट्रांजैक्शन भी उसका बहुत फास्ट होता है, और ये यूज़र पे टोटल डिपेंड करता है। मतलब देखिए आप कितना एफिशिएंट वे में, अगर कम यूज़र है उसके हिसाब से वो नेटवर्क को कम यूटिलाइज करके, नोड को मतलब नेटवर्क को कम यूटिलाइज करके ये ट्रांजैक्शन आपको मतलब करवाएगा एकदम विदाउट एनी, मतलब कोई कहीं पे भी नहीं रुकेगा, और एकदम फुल फ्लो में ट्रांजैक्शन करवाएगा, कोई हैसल नहीं होगा। और उसके बाद अगर फ्यूचर में डिमांड बढ़ती है, मतलब लोग बढ़ते हैं इसके नेटवर्क में, तो उसके हिसाब से ये अपग्रेड भी अपने आप को करवा देगा इसका नेटवर्क, जो कि ये फीचर्स तो इथेरियम में भी नहीं है। इसलिए इथेरियम का भी नेटवर्क बहुत बहुत बुरा हाल हो गया था नेटवर्क का। लेकिन अब इसका मैं करंट प्राइस के बारे में बताता हूँ कि करंट प्राइस जो है इसका 30 रुपये है। तो आप देखिए अभी जो इथेरियम है उसका तो लाखों में प्राइस है, एक है अभी 1,40,000 रुपये चल रहा है, और इसका सिर्फ 30 रुपये चल रहा है। तो इसकी अभी मैं इसका बताता हूँ कि इसका प्राइस क्यों अभी जंप नहीं कर पा रहा है, इसका रीज़न भी मैं आपको अभी कॉन्स में बताऊँगा। तो मैक्स सप्लाई, इसकी मैक्स सप्लाई आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पे कितना है। तो इसका अगर लिमिटेड सप्लाई है तो आप देख सकते हैं, तो लिमिटेड सप्लाई है मतलब आप देख सकते हैं फ्यूचर में इसका प्राइस अच्छा है, मतलब ये एक गुड साइन है। अगर इसका मैक्स सप्लाई में नो डेटा होता, मतलब इन्फिनिटी होती, तो मैं भी आपको सजेस्ट करता कि भाई ये थोड़ा खतरनाक चीज़ है। लेकिन यहाँ पे लिमिटेड है, जहाँ पे लिमिटेड चीज़ें होती है ना, फ्यूचर में जब इसकी डिमांड बढ़ेगी और ये लिमिटेड है, ये बर्न होगा कॉइन, तो फिर प्राइस इसकी बढ़ते जाएगी। तो आप देख सकते हैं अब इसकी पार्टनरशिप आप देख सकते हैं कितनी बड़ी बड़ी कंपनीज ने पार्टनरशिप इनके साथ कर रखी है। पहला है IBM रिसर्च, फिर PwC, फिर न्यू बैलेंस, फिर COTI नेटवर्क, सिरिन लैब्स, एलिपल हार्डवेयर, कॉन्फिडियो, फिर एल्गोज, फिर मेटा प्लस, ZN ग्रुप, प्रिविलेज, सन ट्रस्ट, रन टाइम वेरिफिकेशन, फिर सन कोरिया गवर्नमेंट अप्रूव ट्रेड एसोसिएशंस, फिर इथोपियन गवर्नमेंट, फिर गिर्गियन गवर्नमेंट, फिर एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी। तो ये जितने भी है गवर्नमेंट के साथ भी इनके साथ टाई अप हो रखा है। आप देख सकते हैं कि इसमें 2 गवर्नमेंट भी है, गर्गोरियन गवर्नमेंट है, जॉर्जियन सॉरी, और इथोपियन गवर्नमेंट है, और फिर एडिनबर्ग और यूनिवर्सिटी भी इसमें इन्वॉल्व है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें कई सारे पार्टनरशिप हो रही है कंपनीज के साथ भी, कई सारे गवर्नमेंट के साथ भी। तो इथोपियन गवर्नमेंट है और जॉर्जियन गवर्नमेंट भी है। तो अब मैं आपको प्रोज इसके बारे में बताने वाला हूँ कि इसकी प्रोज क्या है। इसका प्रोज है एसेसिबिलिटी एंड लिक्विडिटी। तो एसेसिबिलिटी एंड लिक्विडिटी तो है ही, आप कभी भी इसको सेल कर सकते हैं और जो भी प्राइस इसका चल रहा होगा आपको वो अमाउंट मिल जाएंगे, बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। तो इंस्टेंट मिलेगा, आपको वेट नहीं करना पड़ेगा जैसे रियल स्टेट में करना पड़ता है। अब दूसरा है यूज़र एनोनिमिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। ये तो रहेगा ही, क्योंकि आप जो भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उसका यूज़र का कुछ पता ही नहीं चलता, बस पता चलता है कि हाँ ट्रांजैक्शन हुआ है, तो यूज़र का नाम वाम कुछ पता नहीं चलता है। तीसरा है इंडिपेंडेंस फ्रॉम ए सेंट्रल अथॉरिटी। ये है क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म में काम करता है, तो सेंट्रलाइज पावर कुछ काम ही नहीं आते। अब चौथा है हाई रिटर्न पोटेंशियल। हाई रिटर्न पोटेंशियल तो रहेगा ही, क्योंकि इसका आप देख सकते हैं कि भाई कितना वॉलेटाइल है, ऊपर नीचे बहुत होता है, तो इसका हाई रिटर्न पोटेंशियल तो रहता ही। और 5 है इसका स्टेकिंग, और ये प्रोज है स्टेकिंग, क्योंकि इसके जो मोस्ट ऑफ द लोग हैं ये स्टेकिंग पे काम करते हैं, मतलब इसको होल्ड करके लॉन्ग टर्म के लिए रखते हैं। तो लॉन्ग टर्म में इसका रिटर्न अच्छा देने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, तो ये स्टेकिंग में बहुत बिलीव करता है। अब कॉन्स में क्या है, इथेरियम 2.0 रिलीज। ये जो पहला कॉन्स है ना, मतलब जो पहला खराबी है वो है इथेरियम 2.0 रिलीज जब होगा ना 2.0, तो उसमें आपने देखा है इथेरियम की जो कमज़ोरियां हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि इसका जो ट्रांजैक्शन की कमज़ोरियां हैं कि मतलब यूज़र बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और ट्रांजैक्शन उनका स्लो हो रहा है, फिर वो गैस फीस भी ज़्यादा दे रहे हैं, तो मतलब ले रहे हैं गैस फीस कस्टमर से, तो इसके कारण इथेरियम को बहुत चीज़ें फेस करनी पड़ रही है, उनका नेटवर्क भी स्लो हो रहा है। लेकिन जो कार्डानो है वो उस चीज़ को रिजॉल्व करता है कि मैंने आपको बताया कि ओनर के ऊपर डिपेंड करता है कि मतलब अगर कम ओनर है तो उस हिसाब से ट्रांजैक्शन कम ही होते हैं, तो वो अपने नेटवर्क को वीक रखता है, मतलब उसके हिसाब से वो स्केलेबल बनाता है अपने नेटवर्क को। जैसे ही उसके यूज़र बढ़ते हैं वैसे ही वो ट्रांजैक्शन को बढ़ा देता है, तो बढ़ जाता है, तो फिर वो अपने नेटवर्क को भी अपग्रेड कर देता है। तो ये एकदम बेस्ट मतलब काउंटर कर रखा है इथेरियम को। लेकिन अगर यहाँ पे इथेरियम 2.0 आ जाता है
तो इसी चक्कर में, क्योंकि अभी इसका जो प्राइस आप देख रहे हैं कि 30 रुपये, 35 रुपये और 20 रुपये, 25 रुपये, इसी के बीच में ही मंडरा रहा है। क्योंकि इसका ये एक जो एडवांटेज है, बाकी देखो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, एप्लीकेशन डेवलपमेंट और क्रिएशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ टोकन्स जो होता है इसके प्लेटफॉर्म में, तो ये सब ऑलरेडी इथेरियम प्रोवाइड कर रहा है। जो 8वां नंबर में जो ये एकदम अलग से मतलब इसको अच्छा बनाता था, वो अगर इथेरियम 2.0 में आएगा, रिलीज हो जाएगा, तो वो भी ओवरकम कर लेगा। तो इसका मतलब कार्डानो का तो कुछ अलग फीचर रहा ही नहीं ना। तो ऑलरेडी इसकी प्राइस तो इसीलिए डाउन रह रही है, मतलब अभी अपग्रेड ऊपर भी नहीं जा रही है। और रिसेंटली इसके डेवलपर भी थोड़े फीके पड़ गए। आप देख रहे हैं कि रिसेंटली इसके डेवलपर का कोई न्यूज़ नहीं आ रहा है कि क्या उन्होंने नया चीज़ बनाया या कुछ पार्टनरशिप करी या कुछ किया, तो इस चक्कर में इनके अभी प्राइस नीचे ही है। सेकंड, वॉलेटिलिटी तो है ही, आप देख सकते हैं ऊपर नीचे, अमीर भी कर सकते थे आपको, गरीब भी कर सकता है ये वॉलेटाइल। तीसरा है नो गवर्नमेंट रेगुलेशन, गवर्नमेंट का रेगुलेशन नहीं है तो फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम होती है तो गवर्नमेंट अपने हाथ खड़ा कर देगा। चौथा है इरिवर्सिबल, आपने सुना है कि अगर मान लो आपने किसी को कुछ कार्डानो कॉइन दे दिए और आप उसको बोलो कि भाई गलती से तेरे को कार्डानो कॉइन भेज दिया, मुझे वापस कर दे, तो वो वापस नहीं करेगा। और आप गवर्नमेंट को भी जाके कंप्लेन करो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो गया। गवर्नमेंट बोलेगा कि भाई ये हमारे अंडर आता ही नहीं, ये रेगुलेटेड है ही नहीं, तो वो तो आपको पैसे भी वापस नहीं करवाएगा। अब 5वां जो है लिमिटेड यूज़, इसका लिमिटेड यूज़ अभी है ही। आप देख सकते हैं कि ये अभी हर जगह आप इसको कार्डानो एक्सचेंज में या फिर कोई दूसरे चीज हर बात पे आप इसको एक्सचेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो अभी तो इसका बहुत लिमिटेड यूज़ है। अब छठा जो है वो है क्रिमिनल एक्टिविटी तो होती है इसके, जब ट्रांजैक्शन के बारे में कुछ पता नहीं चलता, लोग बड़ी बड़ी ड्रग्स, वेपन्स की डीलिंग कर देते हैं। और 7वां जो है लॉन्ग टाइम व्यू। अब इसका जो कार्डानो को, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये स्टेकिंग पे काम करता है, तो स्टेकिंग मतलब ये ज़्यादातर लोग होल्ड करते हैं इसको। तो इस कॉइन को जब मैक्सिमम लोगों ने होल्ड कर रखा है तो इस चक्कर में ये स्टेकिंग पे काम करता है, मतलब लॉन्ग टाइम, मतलब जैसे कि आप 5 या 10 साल तक होल्ड करेंगे तो तब जाके आप इससे बहुत अच्छा रिटर्न लेने की एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। तो अब लास्ट है सजेशन एंड कंक्लूजन में, आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं। तो देखिए अभी रिसेंटली जो ये इथेरियम को तो टारगेट कर रहा है, मैंने जैसे आपको बता दिया, तो इथेरियम का फुल कार्बन मतलब फुल कॉपी करके चल रहा है। तो इथेरियम, और इसने किया भी है, मतलब जो जो चीज़ें इथेरियम ने करी है वो चीज़ें कार्डानो भी वर्क कर रहा है, और काम भी इसके कई सारे कस्टमर्स भी है, काम किया है इसने, और इसने बेटर इथेरियम से अपने आप को बनाया है। लेकिन अगर इथेरियम 2.0 आ जाता है, रिलीज जैसे ही हो जाता है, अभी वो करने भी वाले हैं, तो ये कार्डानो को तो पत्ता भी कई दिनों तक कम रहेगा, जब मतलब कट ही जाएगा लगभग, जब तक कार्डानो अपने आप को कुछ अलग नया अपग्रेड करके ना लाए। अगर जैसे ही कुछ अपने आप को नया वाइट पेपर रिलीज किया और फिर कुछ अच्छा फीचर्स ले आया इथेरियम से, फिर इसके कॉइन आगे बढ़ेंगे। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए मेरे ख्याल से कार्डानो बहुत सही रहेगा, लेकिन आप सारा पैसा इसी में मत लगाइएगा। ये एक अच्छा कॉइन है, आप देखेंगे ये 200 रुपये तक ही भी गया था, 200 रुपये से अभी 30 रुपये में आया, और फिर बढ़ने में अभी नहीं बढ़ रहा है। लेकिन और इसकी सप्लाई भी लिमिटेड है। आप देखिए इथेरियम की तो सप्लाई अनलिमिटेड है, इसकी तो लिमिटेड, आप सप्लाई देख सकते हैं इसमें। अब और इथेरियम तो कभी भी अपना टोकन रिलीज करके बढ़ा सकता है। तो कई चीज़ें इसकी अच्छाई है, कई चीज़ें इसकी बुराई है, और इथेरियम ने अपने आप को ऑलरेडी एस्टैब्लिश भी कर दिया है। तो देखा जाए, आप इसमें सारा पैसा मत लगाइए, कि मतलब आप वो पैसा लगा सकते हैं जो कि आप लूज़ भी कर लिया तो आपको दुख नहीं है। तो बेसिकली इसका ओवरऑल फंडामेंटल एनालिसिस और इसके पार्टनरशिप देख के तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा कॉइन है और इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और ये मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, इसको फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू।